नमस्कार किसान मित्रों, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। हम हर कुछ दिन पे यहाँ पे गौ आधारित कृषि का प्रशिक्षण देते हैं और गौ आधारित कृषि का प्रशिक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ में हमारे खेत दिखाते हुए, गौशाला दिखाते हुए और उसके अंदर सारी श्रृंखला होती है छोटी कि प्रत्यक्ष देखना और उसके बाद में उसके टेक्निकल सेशन और उसके बाद में गौ आधारित जो सारी अलग अलग चीज़ें उपयोग कैसे करना वो भी थोड़ा रहता है और प्रश्नोत्तरी। तो काफ़ी किसान यहाँ पहुँच नहीं पाते, बहुत लोगों को आने की इच्छा होती है लेकिन संजोग नहीं बनते। तो इसके लिए हम जो पूरे दिन का प्रशिक्षण करते हैं उसी का वीडियो की ये श्रृंखला आप इसके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो 4 भाग में ये पूरे दिन में यहाँ पे क्या प्रक्रिया चलती है उसका मोटा मोटी होगा। उसमें भी बहुत कुछ अलग अलग विषय भी कभी चलते हैं, सारी चीज़ तो इसमें नहीं होगी, लेकिन ज़्यादातर 4 भाग में आप इसको वीडियो लगभग देखना आपका संभव होगा। एक होगा प्रत्यक्ष सारे दर्शन, उसके बाद में गौ आधारित कृषि, गाय का संवर्धन, गाय को रख रखाव और उसके बाद में उसकी प्रश्नोत्तरी। लेकिन एक दिन में यहाँ पे क्या प्रशिक्षण होता है, बारी बारी 4 भाग में आएंगे और उस प्ले लिस्ट में आप पूरा डिटेल में देख सकते। इसमें श्रृंखला में 4 वीडियो रहेंगे, तो श्रृंखला 1, 2, 3, 4 वीडियो करके वैसे आप देखेंगे लाइन में तो ज़्यादा अच्छा होगा और उसमें लगभग आपके काफ़ी प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही आ गए होंगे, लेकिन फिर भी मन में कुछ प्रश्न रहता है तो बिल्कुल हमें ईमेल वगैरह आप मैसेज वगैरह कर सकते। तो उसमें भविष्य में उन प्रश्नों का उत्तर देने का, अगर हमारे पास जितने भी उत्तर है वो देने का हम जरूर प्रयत्न करेंगे। वंदे मातरम, वंदे गौ। दूर से अलग अलग जगह से मेरे अति प्रिय ऐसे किसान बंधु जो विपरीत परिस्थिति में भी धरती माता गौ माता से जुड़े हुए काफी लोग और जिनको भी भाव है वो भी दूर दूर से सीखने के लिए आए हैं। कुछ विशेषज्ञ भी हमारे हैं, कुछ बुजुर्ग भी है, कुछ युवा भी है और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जिनको बहुत देश और धरती माता के प्रति प्रेम है, ऐसे काफी लोग हैं दूर दूर से आए हैं और सभी को हृदय पूर्वक मैं बंसी गौशाला में आपका सबका स्वागत करता हूँ। सभी को वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। हमारे बीच में काफी अलग अलग विशेषज्ञ आए हुए हैं, लेकिन मैं सबको एक साथ में हृदय पूर्वक धन्यवाद कहता हूँ। आज हम किस प्रकार की प्रक्रिया करेंगे पहले से मैं थोड़ा बात कर देता हूँ ताकि उस हमें समय पे अच्छे से कार्य हो पाए। देखिए हम लोग आज कैसे जाएंगे वो पहले बता देता हूँ। तो सब लोग उस शिस्त का पालन करेंगे तो हम एकदम समय पे सारा चीज परोसना है। हमें कुछ 18 साल में मिला है, वो हमें कुछ घंटों में ही आप सबको परोसना है। तो मेरी विनती है कि बहुत चित्त मन हृदय सब यहाँ पे कैसे रहे और उस प्रकार से, और लिखा ही नहीं किया तो चलेगा। हम जो भी आज यहाँ पे प्रशिक्षण देंगे वो सारा आपको लिखित में लगभग मिलेगा, तो लिखने का झंझट नहीं, पूरा ध्यान इधर ही आप रखने का प्रयत्न करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इस कैंपस से जाएंगे पहले फील्ड विजिट पे, और जब चलते हैं या फील्ड विजिट पे जाएंगे या गौशाला के दर्शन के ऊपर जाएंगे तो सारी चीज प्रत्यक्ष देखने के बाद इधर प्रशिक्षण शुरू करेंगे हम। तो प्रत्यक्ष देखने के समय मेरी एक विनती है कि आपस में बात कम से कम कैसे हो और समय पे पहुंच जाए जल्दी से जल्दी कैसे, तो साथ में जब हो सके उतना जल्दी और मौन धारण करके हो सके तो एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आपके मन में जो भी प्रश्न उठता है तो नोट करके रखना है, कागज पेन का वहां पे उपयोग जरूर करना है कि नोट करके रखना है कि मुझे ये पूछना है। तो यहाँ पे पहले ये फील्ड विजिट होगा, प्रत्यक्ष दर्शन होंगे और फिर गाय आधारित कृषि का पूरा सत्र चलेगा। भोजन के बाद में गौ का सत्र चलेगा कि गाय का संवर्धन, गाय को कैसे रखना, गौ माता को कैसे हम सुखपूर्वक रख सकते हैं। उसके बाद में विशेष सत्र रहेगा प्रश्नोत्तरी का कि जो भी दिन भर हमारी मंथन हुई है उसके विषय में कुछ भी प्रश्न है तो निसंकोच पूछना है, हमें कुछ समाधान लेकर के ही घर पे जाना है। तो मैं बहुत स्पष्ट हूं कि 7 दिन में ही यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स बंद हो सकता है। उत्पादन केमिकल जितना डबल ट्रिपल भी जा सकते हैं पहली सीजन में। वो कैसे जाना है ताकि आपको एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो पूरा जो भी चीज छूटता है अगर आपको लगे कि नहीं ये छूट रहा है तो भी याद करा के उस विषय में आप पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल हम अभी शुरुआत करेंगे, लेकिन मैं पहले एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी प्रक्रिया शुरू हुई 18 साल पहले से यहाँ पे एक प्रक्रिया शुरू हुई कि प्रयोग करके बोलना। तो हमारे गुरुदेव जी हिमालय रहते थे, परमहंस हंसानंद तीर्थ दंडी स्वामी थे। वो कहते थे कि गौ माता और किसान दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। तो गौ माता और धरती माता दुखी रहेंगी तो कभी
खुशहाली नहीं आ सकती है। जो होगा खोखलापन होगा। माननीय राजीव भाई दीक्षित जी भी बहुत कम उम्र में धरती माता, गौ माता, हमारे देश के प्रति कितना सारा बात करके गए हैं। तो बिल्कुल आज उसी चीज को हम लोग जमीन पे उतारने के लिए काफी साल के प्रयत्न करते हैं। वैज्ञानिक पक्ष, आयुर्वेदिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सभी चिंतन करके जो ठीक लगता है फिर हमारे मुंह से शब्द निकलता है। तो काफी चीज 5-5 साल के रिसर्च होते हैं, कोई कोई 10-10 साल के रिसर्च होते हैं, फिर हमारे मुंह से कोई शब्द निकलते हैं। तो मेरी विनती है कि जो भी चीज समझ में नहीं आए तो जरूर आप नोट करके रखना, प्रश्नोत्तरी में भी करेंगे। लेकिन पहले हम जाएंगे यहाँ से, बीच में जो सामने पार घास के हमने कुछ प्रयोग किए हैं, गन्ने के प्रयोग अभी शुरू करे हैं। हम गौ कृपा अमृतम कैसे फील्ड में बहाना है, उसके बाद में तुरंत गौ दर्शन के बीच में आएंगे कि गौ माता को सुख पूर्वक हम कैसे रख पा रहे, और फिर यहाँ पे किचन गार्डन, और साथ साथ में दूसरा भी साथ में समन्वय क्या कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष फील्ड के अंदर 3-3 प्रयोग एक साथ में अभी 5 दिन पहले ही शुरू किए। तो सारा चीज खाद से लेकर के, खाद बनाया है तो खाद कैसा बना है तो वो भी प्रत्यक्ष अपन देखेंगे कि भाई गोबर से जो प्रक्रिया करनी है खेती के अंदर, तो केचुए से जो खाद बनता है अर्थवर्म से, उससे 4 से 6% कार्बन आता है, ये 19% प्लस चला जाता है। तो वो खाद भी आपको महसूस करना है कि कैसे आपके दिन घर पे 40 दिन के अंदर ही वो खाद बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से काफी लोग बाहर गांव से, इसलिए मैंने हिंदी में ये प्रक्रिया की, ज्यादातर गुजरात से लोग होंगे, लेकिन अपने गुजराती भाइयों ने જે વસ્તુ કદાચ હિન્દીમાં ન સમજાય એ પણ તમે નોટ કરીને રાખજો, હે ને? એટલે આપણે બધા સહયોગ એકબીજાને જોડાઈ જઈએ, વાંધો નથી ને આપણે हिंदीમાં કરીએ। સરસ। જો છતાંય કાંઈ અટવાય તો નિસંકોચ ન સમજાયેલી વસ્તુ તમે પ્રશ્નોત્તરીમાં અથવા વચ્ચે પણ તમે પૂછજો, તો પછી હિન્દી ગુજરાતી બંને વસ્તુ અમુક અમુક વિષય સાથે ચલાવી દઈશ। હા, તો આપણે ફિલ્ડ વિઝિટમાં से 6 कटिंग आएंगे और 2-2 फीट ऊंचा पालक होगा। ये तो इनिशियल स्टेज है। तो इसके देसी बीज से हम लोग केमिकल और हाइब्रिड से 3 गुना उत्पादन इस पालक की वैरायटी में लेते हैं। तो ये देसी है तो कि आपके घर पे ये बनेगा, तो आपको ये घड़ी घड़ी बीज खरीदने नहीं जाना पड़ेगा, कोई कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी। अगर हो सके तो यहाँ पे अभी पालक के बीज भगत सिंह भाई है, अभी व्यवस्था कितनी
अच्छा, तो इस बार सब नोंदणी करके जाएंगे अगर हो सके तो जिनको भी पालक के बीज चाहिए तो अपने अपने एरिया के हिसाब से वो हम निशुल्क ही प्रदान करेंगे, ताकि आप भी उसको उस परंपरा को आगे बढ़ा के दूसरे किसानों को भी करेंगे। तो पालक में किसी भी कंपनी के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कभी नहीं रहेगी। ऐसी भिंडी के अंदर बीज ऐसे है जो हाइब्रिड से भी ज्यादा उत्पादन लेते हैं अपन। तो जो देसी बीज है जिसके ऊपर हम किसी के ऊपर आधारित नहीं रहना पड़े, तो ऐसे जो भी अच्छे बीज है आप भी हमें दीजिएगा, हम भी आपको देंगे। कैसी मिट्टी लग रही है आपको? ये मुलायम लग रही है। हाँ, आपके हिसाब से एकदम पोरस हो चुका है। पोरस हो चुका है। बहन आपको? पूरी सॉफ्ट है, कपास जैसी। अच्छा स्पॉन्ज है। अच्छा, सॉफ्ट है। चोपन आहे चोपन. अच्छा. आणि अगदी हे म्हणजे जास्त म्हणजे उत्पादन देणारी नाही हाँ अशी ही माती. ज्यादा खूब डालने से- वाली नहीं है. सेंद्रीय कर्ब खूब है इसमें। हाँ. बहुत बढ़िया मिट्टी हो गई है पहले से भी ज्यादा। अच्छा, तो ये प्रकार की मिट्टी यहाँ पे अनुभूति करी, अभी अपन दूसरी जगह पे जाकर के करेंगे। तो हर जगह पे मिट्टी बदलना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मिट्टी ठीक है तो कृषि करना आपके लिए सबसे सरल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन जाएंगे वो सामने के फील्ड में, खेत में, फिर गौशाला दर्शन करेंगे। तो गन्ने के अंदर जनरली 3 फीट पे गन्ना लगाते, हमने 8 फीट पे गन्ना लगाया है। और वो कैसे प्रक्रिया किया अपन रूबरू प्रत्यक्ष देख। हम जो भी प्रयोग करते हैं उसका मैंने बताया ना कि 5-7 साल अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पे जो भी घास की वैरायटी दिख रही है आपको, जो 6 लाइन दिख रही है, सबका कलर एक सरीखा दिखता है, सब एक सा ही दिखता है, बट सभी वैरायटी अलग अलग है। तो ये वैरायटी अलग है, ये लाइन अलग है, ये वैरायटी अलग है, ये वैरायटी अलग है। तो कोई वैरायटी ऐसी है, ये नेपियर के अंदर ही 7 वैरायटी है। तो कोई नेपियर की वैरायटी ऐसी है कि अंदर ऑक्सिलेट ज्यादा है, तो 2 साल गौ माता ने खाया तब पता चलेगा कि कैल्शियम और मिनरल गाय का ड्रेन हो गया, फायदे की जगह नुकसान हो गया। तो फिर बहुत बड़ा नुकसान भविष्य में हो सकता है। तो एक वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं पहले कि भाई इसके अंदर प्रोटीन क्या है, ऑक्सिलेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, पाच्य तत्व कितने हैं, क्या क्या न्यूट्रिशन है सारे। तो हो गया वैज्ञानिक पक्ष। दूसरा हो गया आयुर्वेदिक पक्ष कि भाई न्यूट्रिशन तो दिखा रहा है, लेकिन गौ माता ने खाया तो पाचन उसका ठीक रहा क्या? तो उसका गोबर देख के पता होना चाहिए कि आज उसका पाचन कैसा है, उसका दूध कैसा रहा, उसका तबीयत कैसा रहा, इम्यूनिटी कैसा रहा। तो वो हो गया आयुर्वेदिक पक्ष। फिर कौन सी कॉस्ट पे पड़ता है? तो ये बहुत सस्ता पड़ता है, आर्थिक भी अनुकूल आना चाहिए सभी किसानों को। तो ये 50 पैसे किलो ही हमारी कॉस्ट आती है लेबर के साथ में कंप्लीट करके। तो 50 पैसे किलो किसी को भी पोसाएगा। तो और लास्ट में हो गया आध्यात्मिक या प्राकृतिक पक्ष कि भाई हमारे कोई भी प्रयोग से प्रकृति को तो हानि नहीं हो रही है ना, तो बिल्कुल वो भी प्रयोग होने चाहिए। तो सभी प्रकार के अभ्यास 5-5 साल, 3-3 साल, 10-10 साल जैसे प्रयोग, ऐसे प्रयोग करके फिर हमारे मुंह से शब्द निकलते। इसमें से जो भी अच्छी वेराइटी है वो हमने शिफ्ट करी है बाजू के खेत में। आप देख सकते हैं वहां पे कितना हरापन है। तो वहां पे कोई यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स की कमी दिख रही है क्या किसी को? है ना, कितना गाढ़ा हरा दिखता है वो सारे घास। तो वो इतना हेवी उत्पादन है कि इस घास की हम यहाँ पे लोकल जिस होलसेल प्राइस में घास जाता है उसकी वैल्यू गिनेंगे ना तो भी हर साल का पर एकड़ का 8 लाख से ज्यादा का हम उत्पादन ले रहे। तो इतना ज्यादा उत्पादन और न्यूट्रिशन वैल्यू, तो न्यूट्रिशन वैल्यू ये इस घास के अंदर 6 से 7% प्रोटीन आता था। तो गोबर और गौ कृपा अमृतम के अप्लाई से चला गया है 13 से 15% के बीच में। तो एकदम न्यूट्रिशन वाला हो गया, जूसी हो गया, रस वाला हो गया, गुणवत्ता भी बढ़ गई, शुगर कंटेंट भी बदल गए। तो गौ माता को खाने में भी आनंद आएगा। अभी कल ही गौशाला की एक टीम आई थी, यहाँ पे कड़सार करके जगह है, तो पीडीलाइट एनजीओ वहां पे चलाते हैं। तो वहां पे 1 साल का खर्चा उनका लगभग 50 लाख का हरा घास का था। वो हरा घास का पूरा खर्चा उनका 0 हो गया है। पिछले 3 साल का ये रिकॉर्ड मैं बता रहा हूं उनका। और मोर्टेलिटी रेशियो भी कम हो गया है, मृत्यु दर कम हो गया है, स्वास्थ्य भी बदल चुका है। तो ऐसी कई गौशाला है जिनके खर्चे 80% कम हो चुके। तो इस घास की वैरायटी के बीज हम गांठे निशुल्क देते हैं 50-50 और गौशाला को 250। लेकिन अभी ये राइट सीजन नहीं है लगाने का, ठंड का सीजन। तो आप नेक्स्ट कभी भी बोलेंगे तो आपको वहां यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। तो फरवरी एंड से लेकर के फिर पूरे साल, तो खाली ठंड की सीजन में इसको लगाना नहीं है। और इसके साथ में मोरिंगा जो बाजू में सहजना दिखता है आपको, तो सहजना जरूर लगाना है बाउंड्री पे। तो ये और सहजना दोनों मिला के खिलाया तो आपके बहुत खर्चे कम हो जाएंगे। तो उसका डिटेल शायद बैठ के अच्छे से अपन ब्रीफ कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो सामने लगाया हुआ है वो गन्ना का फील्ड है हमारा। तो गन्ने के अंदर अपन एक बार जाके देखते हैं, अलग अलग प्रयोग चलते हैं। जैसे पूरे भारत में गन्ना लगाते हैं वो 3 से 4 फीट के अंतर होता है 2 लाइन के बीच में। यहाँ पे
सेंटर टू सेंटर हमने 8 फीट का अंतर लिया है और यहाँ पे लाइन के अंदर ही 2 गन्ने की रिंग पिट के बीच में 5 फीट का अंतर लिया है, तो 8 बाय 5 गन्ना लगा है। तो जनरली 30 टन गन्ना आता है प्रति एकड़, बट इस पद्धति से हम लोग कम से कम 90 टन से ऊपर ही चले जाते हैं। तो दक्षिण भारत में 110 टन भी गन्ने लिए हैं। तो जनरली इतनी साइज का ये गन्ना होने के लिए लगभग समझ लीजिए कि 3 महीने के करीब करीब जाता है। तो यहाँ पे गन्ने की खेती कोई कर रहे हैं क्या? हाँ, एक बार आप आ जाइए जरा। तो ये समझ लीजिए कि 50 से 60 दिन के बीच में गन्ना होगा। तो आप कोई भी लाइन में, हमने क्या करते हैं कि गन्ने के अंदर जितने बीज लगते हैं तो इसमें खाली 20% ही बीज लगे। तो एक रिंग पिट के अंदर खाली 5 गांठें डाली है हमने गन्ने की, नहीं तो पूरी लाइन की लाइन भरना पड़ता है बीज। तो बीज का खर्चा बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे बीज का खर्चा हमारा 20% ही रहा खाली। ये प्रयोग अभी देखना प्रयोग है, तो अभी ये किसको करना नहीं है। तो यहाँ पे आप फुटान वगैरह गिन लीजिए। और गन्ने का क्या लग रहा है आपको, ये 50 से 60 दिन में गन्ने का क्वालिटी और साइज बरोबर आया कि आप एक बार बताइए सबको अनुभव। तो इसके बीच में कितने दिन का है ये 50 से 60 दिन के बीच का है। और यहाँ पे बीच में हमने रचका लगाया हुआ है। तो ये दोनों के बीच में आप लहसुन और गन्ना का बहुत जबरदस्त मेल होता है। तो बीच में प्याज लगा सकते हैं, लहसुन लगा सकते हैं, सब्जी वगैरह लगा सकते हैं। तो ये 8 फीट के बीच में पूरी एक सीजन का एक फसल आ जाएगा और वो फसल से पूरे साल का गन्ने का खर्चा निकल जाएगा। और जो भी गन्ना निकला वो प्रॉफिट फिर अगले साल फिर कटाई करके वापस बीच में एक आप फसल ले सकते हैं। तो ये 86-032 वैरायटी हमने लगाई हुई है। हाँ, कुछ प्रयोग हम लोग को बताते कि भाई गौमूत्र का डायरेक्ट करना नहीं करना, तो कुछ चीज हम बताते कि नहीं। देखिए हम लोग ने कुछ लाइन में किया है, कुछ में नहीं किया, तो सीधा आपको देखो थोड़ा पीलापन दिखेगा कुछ में। तो हम लोग कई R&D करते हैं। तो हवाबाजी कुछ भी नहीं करना है कि एक चीज में मिला सबके लिए अच्छा है, तो ऐसा नहीं है। तो ये एकदम ग्रोथ में था, उसका एक सीधा अलग फर्क दिखेगा। तो देखिए पीछा अलग हरापन दिखेगा। तो सबके अलग अलग ट्रायल एंड एरर होते हैं हमारे। कैसा लग रहा है आपको गन्ने में कितना कितना दिख रहा है एक में? फुट में ज्यादा है, 30-35 फुट है उसमें। हाँ। और 60 दिन के आपके हिसाब से तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम लगाते हैं हम खुद, हाँ, यहाँ पे देख के ही बताइए। हम जब गन्ना, मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो हम गन्ना लगाते हैं तो 1-2.5 फुट की सरी रहती है हमारी। और उसमें अपने गन्ने को गन्ना लगा के वो भी इतना फुट नहीं करता है, क्योंकि बार बार लगाना पड़ता है। 2 महीने के बाद वापिस उसको बीज लाके वापिस उसको बुदाई करके वो लगाना पड़ता है, तब भी ऐसा नहीं होता है। इसमें ज्यादा फुट है और बहुत भी अच्छा है। और एक विशेष है कि 8 बाय 5 में तो बहुत डिफरेंस ज्यादा है। और वो खेती की वजह से या खाद की वजह से, अभी वो सर बताएंगे हमको, पर वो सही है, एकदम सही है। और उसकी वजह से ही फुट अच्छा है, हवा भी खेलती रहती है उसमें, तो सही है। और हम जो लगाते हैं 3 बाय अंदर ही नहीं, ये जो 3 फुट का जो गैप रहता है उसमें लगभग लगा देते हैं, पूरा टच करके लगा देते हैं। वो भी उतना अच्छा नहीं होता है। 1.5 महीने में 2 महीने में वो उसको वापिस लगाना पड़ता है, बार बार लगाना पड़ता है, उसमें खर्चा जाता है, ज्यादा आता है। तो ये बंधु ने जो बताया ना, हर गन्ने के किसान की समस्या है कि बीज बहुत जाता है, बारी बारी बीज के साथ में दूसरा लगाना पड़ता है, इतनी फुटान नहीं मिलती है। तो उन्होंने एक एक गांठ में से 35 फुटान, 35 × 5 करिए तो कितना हो गया? 150। लेकिन मैं बोलूंगा कि हम लोग क्या करते कि ये रिंग पिट है, तो इतना गड्ढा करके गोबर इसी को दिया, पूरे खेत में गोबर नहीं बिछाया, तो गोबर इसी को दिया, तो जिसको चाहिए उसी को गोबर मिलेगा। तो 1 एकड़ के अंदर में सीधा सा गिनती गणवा देता हूं, क्योंकि गन्ना सभी एरिया में पहले होता था भारत में। तो आप लोग भी वापस गन्ना, गुड़ सब प्लानिंग कर सकते हैं, तो इसमें मुनाफा भी ज्यादा है। जैसे एक रिंग पिट के अंदर लगभग 5 गांठें हमने लगाई खाली, तो 5 की 150 हुई, लेकिन 150 नहीं तो 40 तो होगी कम से कम। अच्छा, 40 का कम से कम एक का वजन 3 से 4 किलो पकड़ते हम लोग, लेकिन फिर भी हम 2.5 किलो ही वजन पकड़े, तो 40 गुना 2.5 करेंगे तो कितना होगा? 100 किलो। एक जगह से अपने को 100 किलो गन्ना मिलना चाहिए। तो 1 एकड़ में 8 बाय 5 लगाएंगे तो कितने गड्ढे होंगे? तो 900 से 960 के बीच में। आप गिन लीजिए कितना हो गया? 960 × 100, 90 टन प्लस हो गया। तो पूरे भारत में एवरेज उत्पादन आ रहा है खाली 30 टन। तो हम लोग ऑलरेडी डबल ट्रिपल पहली सीजन में ही ले रहे। आपके सामने ही ये भाई साहब ने बताया कि देखिए ये फुटावारी है, ये ग्रोथ अलग है, तो उत्पादन भी बढ़ता है। इसमें हवा और प्रकाश का आना जाना होता है, तो उसका वजन भी गड्ढा बहुत गन्ने का पकड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट शुगर कंटेंट इसके अंदर जनरली यूपी के साइड में 9-9.5% रिकवरी होती है। दक्षिण गुजरात की जमीन बहुत अच्छी है तो वहां 10% होता है। इसके अंदर हमारा 14 से लेके 15% रिकवरी आती है। मतलब उत्पादन बढ़ा, साथ में गुड़ भी ज्यादा आया, रिकवरी भी ज्यादा आई, तो पैसा मिलेगा। और बीच में रचका लगाया है, तो वैसे ही आप सब्जी लगा सकते, तो रचका भी हम लोग कम से कम 1 से लेके 2 लाख का मिनिमम निकाल देंगे उसके अंदर से।
तो 4 महीने से 5 महीने में उतना आराम से कटिंग ले लेंगे। और उसमें कहीं यूरिया की कमी दिख रही है क्या रचकाए में वगैरह? तो यही इंपॉर्टेंट है कि बिना यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड हम केमिकल से ज्यादा कर सकते हैं। बस उसी के प्रोटोकॉल हमें समझने हैं। वापिस स्वाभिमान से गौ आधारित खड़ा होना है। केमिकल हमारे सामने कुछ भी नहीं है गौ माता के सामने, बस सही तरीका समझ के सीख के करने की जरूरत है। तो आधा अधूरा कुछ नहीं करेंगे हम, जो करेंगे पहले छोटा प्रयोग करेंगे। मैं आपको सरलता से यही बताऊंगा कि गन्ने के बीच में ये है, ऐसे हर फसल, कोई बागायत फसल आपने लगाई, कोई फल की लगाई, सबके कॉम्बिनेशन आप करिए तो आपके मुनाफा बढ़ जाएगा। और ज्यादा गोबर, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा गौ कृपामृतम, ज्यादा उत्पादन, वो सरल प्रक्रिया हम समझेंगे। आइए अभी अपन ये गौ कृपामृतम कैसे देते हैं। तो आपके वहां पे ट्यूबवेल है कि कैसा सरल पद्धति, कोई चीज जटिल नहीं बनाना है। किसी को लगेगा गोबर डालना, ये करना कितना मेहनत वाला काम है, केमिकल ये कर दिया, तो इसमें भी मेहनत नहीं है। क्या मेहनत नहीं है? तो साल में एक ही बार गोबर डालना है, फिर 3 फसल ले ली, 3 के बीच में खाली गौ कृपामृतम ही छोड़ना है। तो इतना ज्यादा है क्या कुछ? तो यूरिया डालने के लिए भी कितनी बार चलना पड़ता है? तो एक ही बार गोबर डालना है, बस पेट भर के कैसे डालना, वो प्रक्रिया हम आज पूरी सीखेंगे। तो गौ कृपा अमृतम हम पानी के साथ कितना सरलता से बहाते, वो प्रक्रिया आप कैसे बना सकते हैं, वो सामने ही है। तो अपन जाकर के वो देख लेते एक बार। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे कोई मिट्टी, आप गन्ने वाले बंधु आप देख लीजिए मिट्टी का कैसा स्थिति है कहीं पर भी से लेकर के। गीला है, हाथ से उठा रहे, एक कण भी हाथ में लगा हुआ नहीं। हाँ, नहीं वही बात है। मुलायम है, सामने लेके आप सबको पेड़ अपना रेती बोलते हैं। हाँ। रेती में पेड़ लगाते हैं तो अच्छा होता है, उसमें जड़ जल्दी नीचे जाता है, पर वो सूख भी जल्दी जाता है। पर ये वैसा नहीं है, इसमें ना जड़ जल्दी जाएगा और ज्यादा सूखेगा भी नहीं। और जो वापसा, हमारे मराठी में वापसा बोलते हैं, वापसा कंडीशन बहुत अच्छी है। अभी वापसा कैसा है मैं बताता हूँ, मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है। बिल्कुल बताइए, आप आनंद होगा। ये बहुत गीला दिखता है। हाँ। पर गीला दिखने के बाद ऐसा किया, हाथ में कुछ नहीं। ऐसा किया तो ये हाथ में कुछ भी नहीं आना चाहिए। ये जो है ना, ये इसको वापसा बोलते हैं। और ये प्रॉपर वापसा है, पूरा गीला है, दिखता है पूरा गीला है पर प्रॉपर वापसा है। इसमें फसल बहुत अच्छी होती है, सही मिट्टी भी सही है स्पॉन्ज उसका। की तरह पूरा। हाँ, स्पंज की तरफ बराबर। कुछ भी नहीं, देखो हाथ में एक कण लगा हुआ नहीं। ओके, थैंक यू। बिल्कुल बोल दीजिए। ये हाथ में मैंने जो लिया था, अभी देखिए मेरा हाथ देखिए, एक कण लगा हुआ नहीं है, कोई दागी तक नहीं है। इतने सुंदर, इतने सॉफ्ट, एकदम मैट्रेस की तरह लग रहा है। जी, हर कोई मिट्टी ऐसी बन सकती है, क्योंकि हमने काली, चिकनी, रेतीली, लाल सभी मिट्टी में प्रयोग करा। जहां पे चावल उगता था, उस चावल में जो बड़े बड़े प्लाव से इतने बड़े ढेले निकलते थे, वो मिट्टी भी ऐसी बन चुकी है। वो अनुकूलता है, तो वो भी देखेंगे। अभी पहले अपन गौ कृपा का एक अभ्यास करेंगे। ये सारे ड्रम के अंदर गौ कृपा अमृतम है हमारे, और इसके अंदर हम लोग ने देखिए वायर लगे हुए, तो 500 रुपए का वो छोटा सा कूलर का पंप लगाया हुआ है। तो गौ कृपा अमृतम 7 दिन की जगह पे 3 दिन में ही बन जाएगा। तो जब भी ये मोटर चालू होता है, इसके साथ में 15,000 रुपए की एक छोटा सा पंप लगा दिया है, इसके साथ में जोड़ देता है। तो आज समझ लीजिए कि जिस टैंक में से, उस टैंक में से लेना है गौ कृपा अमृतम, तो वो यहाँ से वाल्व खोल के उसके पानी के साथ चला गया, खत्म। आज ये टैंक खत्म हो गया, दूसरे दिन ये टैंक ले लिया, तीसरे दिन वो टैंक ले लिया, तो तब तक दूसरे टैंक में बन जाएगा। तो ये 5 से 7 टैंक लगे हुए, उसके अंदर वायर भी लगे हुए, उसके अंदर आप निकाल के देख सकते हैं। आप भी निकाल सकते हैं बंधु, कोई बात नहीं, वो निकाल के दिखा दीजिए एक बार। तो ये सारे टैंक इतने सरल है कि यहाँ पे लेबर ने समय पे वो डाला खेत में जाके कि नहीं डाला, वो मैटर ही नहीं करेगा। यहाँ से वाल्व खोल दिया, पानी के साथ चला गया, खाली 15,000 रुपए में हमारा पूरा ये सिस्टम चलता है। ये देख लिया, ये पंप है, ये 500 से 700 रुपए का आता है, तो खाली 3 दिन में गौ कृपा अमृत हमको बना देता है। और ये बहुत सरल प्रक्रिया है, जितना भी आपको छोड़ना है वो सरल हो जाएगा। और एक नोटबुक तैयार कर देना है कि आज इसमें से खाली हुआ तो जाकर के 5 मिनट जाके वहां पे गुड़ और छाछ और पानी डाल दिया, दूसरे 5 दिन में तैयार हो जाएगा। तो एवरीडे खाली 5 मिनट आपने खुद के खेत में इसका पानी की जगह पे निकाल दिया, सरल। तो इसमें कोई शंका का स्थान है किसी को, है ना? तो बहुत सरल टैंक है। आप सीमेंट का टैंक भी बना सकते हो, गड्ढा करके प्लास्टिक बिछा के भी टैंक बना सकते हो, खाली धूप नहीं लगना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे ग्रीन नेट ही लगाया हुआ है। कोई भी विशेष खर्चा, कोई भी खर्चा वाला मामला कम से कम रखना है। और इसके बाजू में हमने नेपियर जो लगाया हुआ है, तो उस नेपियर के अंदर बीच में एक बार अपन जाकर के देखेंगे, उसके बीच में भी जौ और रचका वो लगाया है कुछ में, और कुछ में नहीं लगाया है। तो इसको बीच में जुताई किया है। और हरापन जो, नहीं तो ठंड में बहुत स्लो रहता है नेपियर, लेकिन ये ठंड में भी इतना स्लो
नहीं रहा है और गाढ़ा हरा कलर करके आया है, तो नेपियर के बीच की भी मिट्टी अपन जाकर के एक बार अनुभव करेंगे। आइए देखिए, ये नेपियर के बीच में हमने ये जौ, बार्ले और हमने रचका लगाया, ल्यूशन लगाया हुआ है। लेकिन हमने हर जगह पे से जहां से भी हमने मिट्टी जैसे वहां देखी थी ना, तो यहाँ पे जो लोग नेपियर, रचका और जौ की खेती करते हैं, 2-4 किसान मिट्टी यहाँ पे लेकर के आए और इनका हरापन आप देखिए, इनका उत्पादन एक एक जड़ के अंदर जमा हो, देख सकते। तो उत्पादन कभी मिलेगा जब मिट्टी आपकी ठीक हो, उत्पादन कभी मिलेगा जब आपने न्यूट्रिशन अवेलेबल फॉर्म में किया हो। तो आपको जहां मर्जी आए, जिनको भी मेरी विनती है, यहाँ पे इस फील्ड में अपन ऐसा करेंगे कि किसी को कोई 5-10 किसान नहीं, जिनको जहां मर्जी से आए सब लोग मिट्टी का अनुभव कर लीजिए कि ये मिट्टी कैसी है। तो इस मिट्टी में हर कोई उगेगा। 2-4 जन मिट्टी को लेकर के एक बार यहाँ पे आइए। और ये रचका पहले कुछ दिन पहले ही डाला हुआ है, तो एकदम हरापन है, खाली उसको नुकसान नहीं हुए उतना आप देखना था। यहाँ पे नहीं डाला हुआ, इसके बाद में हमने रचका और जौ लगाया हुआ है। तो जिनको भी देखना है यहाँ पे आकर के देख सकते हैं कि ठंड में अगर नेपियर स्लो रहा तो बीच में ये फसल आ जाएगी और वापिस नेपियर चढ़ेगा तो वो फसल हम वापिस निकाल सकते हैं। तो हर सीजन के अंदर हम लोग का अगर वेल प्लान कुछ भी विषय में जाएंगे तो खाली नेपियर का इसमें उत्पादन हम इतना लेते हैं, प्रति एकड़ में फिर से कहता हूं 8 से ज्यादा लाख रुपए का पर एकड़ का खाली नेपियर उगाते हैं हम लोग, है ना। वो भी मार्केट में पिंजरापोल में ये होलसेल प्राइस में जाता है, वो प्राइस मैंने गिना है। अगर इसका ऑर्गेनिक का अलग गिनेंगे तो ज्यादा है। तो हम लोग घास इतने रुपए का पर एकड़ का निकाल रहे, तो आप तो बहुत अच्छी खेती कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कोई भी मिट्टी लेकर के बंधु यहाँ पे बात कर सकते हैं कि मिट्टी कैसी है, यहाँ पे लेकर के आइए। और जिनको भी मिट्टी का अनुभव करना है तो यहाँ पे हमने लिखाया हुआ है, तो इस बाजू पे आकर के कोई भी मिट्टी को अनुभव कर सकते हैं। बहुत अच्छी है, एकदम मुलायम। एक प्रश्न नानो અત્યારે કરી લઉં છું સર, કે આ ખાતર છે જેવું ખાતર જેવી જ લાગી રહી છે है ना। देखो यही मैटर है, कैसा लग रहा है। જાણે આપણે ખાતર હોય ને, જે ગાયનું છાણનું ખાતર બનેલું હોય, એટલે કે સમજવું શું એમ થોડું એના વિશે જણાવો તો સારું રહેશે। देखिए ये मिट्टी बन चुकी है, तो यहाँ पे हमारा कहीं से भी जाकर के आप मिट्टी छू सकते हैं। इनका प्रश्न था कि ये खाद एक ही मिट्टी है गुजराती में। तो ने जो टेक्निकल बात करी ना डॉक्टर होते हुए, वो बहुत बड़ी बात थी कि ऊपर से इन्होंने बोला खाद है क्या, ऊपर खाद लग सकता है, लेकिन आप यहाँ पे आधा फीट 1 फीट गड्ढा खोद के देखिए कि सारी मिट्टी ऐसी है क्या। अच्छा बंधु, आपको भी यही प्रश्न था, आप अंदर थोड़ा और खोद के देखिए क्या हो रहा है, क्या है। બસ આજ નીકળ્યું, મેં બી અંદર ખોદવાનો પ્રયત્ન કર્યો થોડો અડધો હાથ, પણ આજ માટી यही माटी दिखी, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं, है ना। હવે માટી તો આપણે હું ગુજરાતી અને કાઠિયાવાડી છું એટલે મારી ભાષામાં વાત કરીશ, બરાબર છે। કે આવા શું છે કે આપણે ટ્રેક્ટર કે બળદ की खेती करता હોય તો ઢેફા નીકળે છે, સમજાઈ ગયો। સાદી ભાષામાં કહી તો ઢેફા કડક જમીન થઈ ગયો, ઢેફા નીકળે છે। આમાં હાથથી પણ માટી લઈ લીધી છે, એટલે માટી નથી, ખરેખર ખાતર છે। એટલે આ જમીન જ જેવી કરી દીધી છે કે એમાંથી સોનું ઉપજે એવી જમીન। એટલે આપણે ખરેખર જમીન જ સુધારવાની જરૂરિયાત છે। આપણે જમીનને રાસાયણિક ખાતર કેમિકલોથી જમીન બગડી ગઈ છે અને આપણે દેશી ખાતરથી ગાય આધારિત खेती કરીને જમીન આવી થઈ જાય તો પછી કઈ બીજી વસ્તુ જરૂર નથી પડતી આપણે। बिल्कुल, तो यही इम्पोर्टेंट है। हाँ, आपको कुछ कहना है। हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं घर पे। हाँ। तो वर्मी कंपोस्ट जितना सॉफ्ट होता है उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है ये मिट्टी। बहुत धन्यवाद। देखिए इसके अंदर ये व्हाइट रूट्स है छोटे छोटे, ये जो देख रहे हैं ना, यही खुराक खाते हैं। तो हर जगह पे आप मिट्टी हमारी कहीं से भी ये निकालेंगे ना इसके बाजू से, तो आपको व्हाइट रूट्स दिखेंगे। हाँ बोल। गए साल मैंने ये शिविर अटेंड किया था, उस समय में भी ये मिट्टी देखी थी। तो हर रोज ये देखते हैं, लेकिन एक साल के बाद जब देखते हैं तो उसमें बहुत सारा बदलाव दिखाई दे रहा है। तो ये व्हाइट रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाइट रूट्स ऐसी मिट्टी में बहुत गति से काम करेंगे और व्हाइट रूट्स अच्छे से खुराक वनस्पति को पहुंचाएंगे। और ये बड़ी अच्छी प्रमाण में हमारी हर मिट्टी में, हर जगह पे ये व्हाइट रूट्स का आपका प्रक्रिया दिखेगा। जैसे ये मिट्टी हाथ में है और मिट्टी आप देखिए कैसा हो गया। तो यही इंपॉर्टेंट है, पूरा साफ सफाई हाथ का अपने आप हो जाए। तो ऐसी मिट्टी हर जगह पे आपके हर खेत में बननी चाहिए, तो अपने आप सारी चीजें सोना उगलेगी धरती माता। तो बिल्कुल अच्छे से हम लोग आगे यहाँ पे अभी हो सके तो ये घास का भी वैरायटी हम फरवरी एंड के बाद में आपको उपलब्ध करा सकते, तो जिनको चाहिए आगे करेंगे। तो अभी हम लोग गौशाला के अंदर भीतर जाएंगे और आगे की प्रक्रिया हम लोग आगे करेंगे। हाँ, नेपियर के अंदर डिस्टेंस हम लोग ना 5x2 और 6x2 में अच्छा परिणाम मिला है। लेकिन यहाँ पे हमने 8 फीट का अंतर बीच में से एक लाइन निकाल के और फसल एक ले ली, वापस इसी फसल में इसी प्रकार से उत्पादन वापस ऑर्डर बढ़ता है। ये जो विभाग है 2 महीने से लेकर के 9 महीने के दूध पीते बच्चे हैं, लेकिन दूध पीते बच्चों का आप साइज देखिए क्या हो रहा है।
तो हम क्या करते कि 2 आंचल हम लेते, 2 आंचल बच्चों को पिलाते। तो आप सभी को विनती है कि ये बच्चों का अभ्यास आप देखिए, ऊंचाई लंबाई जो हो रही है, तो 2 आंचल पिलाने के बाद कभी नुकसान नहीं जाता है। और क्यों नुकसान नहीं जाता है, तो वो बहुत मैटर करेगा, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं कि क्या परिणाम मिले। अहिया ले लो तो देखिए, ये दूध देने वाली गौ माताएं है। जैसे ये गौ माता है, ये 3.5 साल की हुई, दूसरा बच्चा दे दिया, विद्या है, विद्या विद्या ए मां, ये हमारी विद्या करके गौ माता है। 3.5 साल में दूसरा बच्चा इसने दे दिया है, और इस साल भी वो 24 पिक पे गई थी, अभी तीसरा गाभिन है। तो 2 साल में पहला ब्यात हो जाता है, 2 से 2.25 साल में। तो जनरली 3.5-4 साल में पहला ब्यात होता है। ये जो चल के जा रही है पहला ब्यात है, वो 2.25 साल की। आप देखिए उसका ऑर्डर, स्ट्रक्चर, ऊंचाई, ये सींग से पता चलेगा, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि इतनी छोटी उम्र में ये परफॉर्मेंस हो रहा है। तो ये मैटर करेगा कि इतनी छोटी उम्र में ये गौ माता ऐसा परफॉर्मेंस कैसे कर पा रही है। इन सभी के बीच में जो एक नंदी जी बैठे हुए, तो बैठे को खड़ा करना पापे, बट बहुत मतलब बड़ा दर्शनीय नंदी है। ये 3.5 से 3.25 साल का ही हुआ है, और बहुत ह्यूज साइज है। ये जो नंदीराज करके है, इनके काफी बच्चे आ चुके हैं, और छोटी उम्र में ही नंदी, देखिए ये खड़ा हुआ, भला भाई ने बोला ना, ये तुरंत, ये 3.5 साल से 3.25 साल का नंदी है। आप देखिए क्या नंदी है ना। तो ये असल शान है, ऐसा कह सकता हूं मैं कि नंदी ही गौशाला का आधार होता है। तो आपकी जो भी स्थानीय नस्ल है, उसके अंदर सम्मान पूर्वक वहां का नंदी अच्छे से अच्छा आप तैयार करिए, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये गौ माता भी मैंने बताया वैसा ही है। तो 1 से 2.25 साल के अंदर वो हिट पे आ जाती है, हम उसको फड़ो करा देते, 2 से 2.25 साल में पहला वेतर दे देती है, और ऊंचाई लंबाई से लेकर के कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आती है। हमारे हर एक विभाग में एक अलग अलग नंदी है। इस नंदी की बछड़ी उसमें जाएगी, उसकी उसमें जाएगी। तो 18 गोत्र की गिर गाय है हमारे पास। तो भावनगर के राजा के वंशज, मोरबी राजा, जूनागढ़ नवाब, तो इसकी बछड़ी उसमें जाएगी। जैसे भाई बहन पिता पुत्री में ब्याह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो ऐसा ही इसके अंदर हमारा प्लानिंग होना चाहिए। तो हर जगह पे संवर्धन जो शास्त्रीय पद्धति से होगा, तो डीएनए और सुपीरियर होगा, आनुवंशिक रोग नहीं बढ़ेंगे, और आपकी गौ माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। यहाँ पे हमने 9 साल से कोई वैक्सीन नहीं दिया है, और उससे पहले भी कुछ को ही दिया था। तो लंपी से लेकर के लंपी में 0 डेथ, एक भी नहीं। तो ये इम्यूनिटी कैसे बना के रखते हैं, इसको हमने 18 साल से कभी नहलाया नहीं है किसी को भी। तो आप इनकी चमड़ी का चमक भी देखिए कैसा है। तो इसको गॉड गिफ्ट है। कोई भी देशी गौ माता को अच्छे से उसको रखिए, शरीर को अपने आप साफ रखेगी, कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। तो खाना अच्छे कैसे देना वो अपन बैठ के करेंगे। यहाँ पे शायद आपको ज्यादा अनुकूल नहीं रहेगा सबको शायद एक साथ में। तो बिल्कुल हम थोड़ा आगे और एक विभाग देखेंगे। हम लोग हर रोज गौ माता के वाड़े में अवाड़े में पानी पीने की जगह पे थोड़ी भस्म डाल देते, गौ माता को शुद्ध और साफ सफा पानी मिला, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो ये विभाग है जो ब्याने वाली है, डिलीवर करने वाली, उससे 30 दिन पहले इस विभाग में गौ माता आ जाती है। तो उसका अंदर नमक बंद करना पड़ता है, तो एडिमा आ जाएगा। तो क्या खाना देना क्या नहीं देना, वो सारी प्रक्रिया हमारे 18 साल के जो अनुभव है उस हिसाब से हमने विभाग बनाए हुए। जैसे ही गौ माता डिलीवर करती है बच्चा, तो तुरंत इस विभाग में जाते हैं और 15 दिन इसमें रहती है। तो उसमें सुवा, असेड़िया, अजवाइन, हल्दी वगैरह सब हम लोग देते हैं। तो उनका गर्भाशय वगैरह साफ होना चाहिए, अच्छे से उसका स्वास्थ्य होना चाहिए। और जैसे ही कोई बहन बेटी घर पे डिलीवरी के लिए आ रही है, उनको कैसी केयर करना पड़ता है, तो उस समय केयर आपने करी तो पूरा और पूरा जिंदगी उसका और अच्छे से जाता है। तो बच्चा जन्मा, उसके बाद में क्या करना, तो वो बैठ के अपन पूरा चिंतन करेंगे। लेकिन यहाँ पे खाना, भोजन, औषधि अलग है, यहाँ पे औषधि अलग है, उसके दूसरे विभाग में अलग है। तो हर एक विभाग की औषधियां, चारे, कुछ विषय के अलग होंगे, तो उसके और श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। मेरी एक विनती है कि आपकी गौशाला और खेत के आजू बाजू नीम और सहजना होना चाहिए, ड्रम स्टिक। तो नीम हम हर हफ्ते एक बार डाल देते हैं।
तो कड़वा नीम गौ माता आराम से 5 से 10 किलो खा लेती है, तो पेट में से कृमि का शमन हो जाएगा। और दूसरा क्या काम होता है पता है कि जो कृमि का शमन के साथ में वो जो भी हम खाते हैं ना, तो वो पसीना और मल के अंदर उसके रेसिड्यूज आते हैं, उसकी सुगंध भी आती है, ठीक है। तो नीम जैसे खाया तो कड़वापन जो उनका है वो पसीने में निकलना शुरू होता है, तो मच्छर और मक्खी कम काटेंगे गाय को। तो ये हमारा अनुभव रहा है, लेकिन हर रोज नीम नहीं खिलाना। हर रोज खिलाया तो इनफर्टिलिटी आ जाएगा। कड़वा चीज हर रोज खाया ना तो मनुष्य हो गौ माता हो सब में इनफर्टिलिटी के इश्यू आ सकते हैं। कड़वा चीज हर रोज खा सकते, ऐसी एक ही औषधि वो है गिलोय, जो फर्टिलिटी भी बढ़ाएगी, सप्त धातु पुष्ट भी करेगी और साथ साथ में कृमि का शमन भी करेगी और कड़वापन का भी गुण देगी। तो कड़वा चीज हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार। फिर सहजना, जो सहजना देखिए हमारा सब जगह पे लगा हुआ है, तो हर रोज सहजना थोड़ा काट के डाल देना, तो आपको मैक्रो न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिशन मिल जाएगा। मिनरल्स वगैरह नहीं डाले तो भी चलेगा, अगर बड़ी क्वांटिटी में आपने सहजाना दिया। आपकी कॉन्सेंट्रेट फीड का खर्चा भी कम हो जाएगा। तो दाने का खर्चा सबसे ज्यादा किसानों का होता है, तो वो भी आपका कम हो जाएगा। और यहाँ पे एक नंदी जी खड़े हैं, इसका नाम भीमसेन है, और भीमसेन लगभग 2.5-3 साल के हुए, इसके काफी बच्चे भी आ चुके और बड़े शांत है। कोई भी नंदी हमारा आप किसी को भी जाकर के छू सकते हैं। हमारे सभी नंदी जी गौ माता लगभग तकरीबन शांत है। तो नंदी और गौ माता प्रेम के भूखे, यहाँ पे सभी गौ माताओं के नाम के हैं, जिसके नाम बोलेंगे वो दूध देने के लिए बाहर आएगी। 10 दिन का बच्चा भी माँ का नाम सुन के वही बच्चा बाहर आएगा। तो ईश्वरी तत्व है। 10 दिन के बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग देंगे भाई, तो दे ही नहीं सकते। तो ये सारी प्रक्रिया प्रेम वाला संबंध है। माँ और बेटे का जो संबंध था ना, वही हजारों साल का भारत में, मतलब ऐसा कह सकते हैं मनुष्य और गौ माता का था। वो जैसे ही आपने आपकी गौ माता को नाम से बुलाना शुरू किया, प्यार से चलाना, बात करना शुरू किया, तुरंत वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। 1 हफ्ते में आपका संबंध अलग प्रस्थापित हो जाएगा। तो सारी प्रकृति के साथ प्रेम का संबंध बांधना है, तो यही मनुष्यत्व का असल धर्म है। और यही हम लोग आज पूरी चिंतन के साथ में करेंगे। तो हम आगे अभी और भी जाएंगे कि यहाँ पे जो हमने खाद बनाने का जो प्रेक्टिस है, जो अर्थवर्म से, जो केचुए से जो खाद बनता है, અળસિયાનું જે ખાતર બને છે, એનાથી 5 ગણું પોટેન્સિફાઈ ખાતર કેવી રીતે બની શકે છે, શું બન્યું છે, તો તમારે ખેતરમાં કેમ કરી શકો, એનો લાઈવ ડેમો જોઈએ અને પછી આપણે ખેતીની પ્રક્રિયા આગળ શીખવાના આગળ। देखिए, ये हम खाद का बताते कि कोई भी प्रक्रिया जटिल नहीं होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ग्रीन नेट का कितना खर्चा है, या पेड़ के नीचे हो सकता है। तो कोई भी गोबर निकला उसको बड़ा ढेर नहीं करना है। ताजा गोबर को 2 फीट ऊंचा 2 फीट चौड़ा लाइन कर देना है ऐसे। इसमें गौ कृपा छिड़क दिया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और 60 दिन में ही ये वर्मी कंपोस्ट से अच्छा खाद बन जाता है। तो गोबर का ढेर हो गया। बड़ा ढेर करेंगे तो उसके अंदर गर्मी जनरेट होगी। अगर हीट जनरेट हो गई तो क्या होगा कि काफी कंपाउंड्स उड़ जाएंगे। तो गुणवत्ता युक्त अगर खाद बनाना है तो कभी बड़ा ढेर नहीं करना, और ताजे गोबर को इसी प्रक्रिया में ढाल देना है। और ताजा गोबर अगर इस प्रक्रिया में ला करके फिर गौ कृपा डाला, फिर खेत का जो भी कचरा है, पत्ता कचरा जो भी कुछ है, घर का रोटी बचा है, दाल बचा है, कुछ भी चीज साथ में कर दो। कुछ भी कचरा घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, प्लास्टिक छोड़ के, ठीक है ना। तो सारी चीज आफत को अवसर में बदलना है। और ये प्रक्रिया खाद बन के कैसी बन चुकी। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट किन किन लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो बहन आप जाइए, आप वर्मी कंपोस्ट वाले सारे बंधु यहाँ पे आइए और सब लोग एक बार अपना अनुभव कहिए, और सबको वो आप फील भी करा सकते कि ये खाद बन चुका है 60 दिन में। और 60 दिन में वर्मी कंपोस्ट में 1 टन खाद बनाने के लिए लगभग 2500 का खर्चा होता है, और अंदर 4 से 6% कार्बन होता है। ये 1 टन बनाने के पीछे खाली गुड़ का ही खर्चा है। इसके अंदर गुड़ और छाछ से गौ कृपा बनता है, खाली 300 रुपये में बन गया। और वर्मी कंपोस्ट बनाने में क्या दिक्कतें आती है कि कुत्ते बिल्ली वो अर्थवर्म को आके खाते, पक्षी आकर के खाते, बचाना, खाप मारना लेबरियस जॉब है, तो वो अच्छे से नहीं होता है। तो बहन आपने वर्मी कंपोस्ट बनाया, तो उसके हिसाब से ये आप कहाँ से और कैसा परिणाम दिख रहा है आपको? नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश बालाघाट से हूँ और मैं पिछले 2 सालों से वर्मी कंपोस्ट अपने खेत के लिए बना रही हूँ। तो दिक्कतें तो है सर, मुझे 1.5 लाख का लॉस हुआ है वर्मी कंपोस्ट में, क्योंकि अर्थवर्म को अगर हम केयर ना करें तो वो मर जाते हैं बहुत जल्दी, और अगर थोड़ी भी हीट हुई उससे भी वो मर जाते हैं। तो सबसे पहले आपने बोला कि गोबर ला के डाल दो, हमें तो पहले उसको 3 दिन ठंडा ही करना पड़ता है वर्मी कंपोस्ट के लिए। पानी चलाने का खर्चा अलग है, ऊपर से उसको बेड बनाओ तो उसकी केयर बहुत है। हर तीसरे दिन उसको चेक करना पड़ता है कि हीट ज्यादा नहीं हुई, अर्थवर्म बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। और जो नीचे के कीड़े होते हैं जमीन वाले, वो ज्यादातर उनको मार देते हैं। तो बहुत तकलीफ है वर्मी कंपोस्ट में। ये तो एकदम इजी, और वर्मी कंपोस्ट जितना सॉफ्ट है ये, है ना। हाँ सेम। आपका क्या अनुभव, दूसरे कौन वर्मी कंपोस्ट किए? वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं हम जब,
तो उसमें मेहनत तो जैसे दीदी ने बताया कि बहुत सारी मेहनतें हैं, लेकिन इसके बाद इसको छानने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ लेकिन उसको तो छानना ही पड़ेगा। अब जैसे हमारी गौशाला है, हमारे पास कृषि भूमि नहीं है, तो हम वर्मी कंपोस्ट बेचने के लिए बनाते हैं। तो हम जैसे बेचने के लिए बनाते हैं, अगर किसी किसान को देना है तो उसको ऐसा नहीं दे सकते, हाँ। उसको छानना ही पड़ेगा। तो अगर किसान को ये भी दिया और समझाया कि इसमें गुणवत्ता ज्यादा है, तो वो ये भी खरीद के लेगा। बिल्कुल। वर्मी कंपोस्ट हम लोग जो बनाते हैं वो 7-8 फीट का खड्डा बनाया है। इसमें पत्ते, जो भी गोबर, गौमूत्र सब डालते हैं, कभी कभी पानी भी डालते हैं, मगर इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। बहुत धन्यवाद। देखिए वर्मी कंपोस्ट में कुछ ही वैरायटी के केचुए ऊपर काम करेंगे, वो भी बहन ने जो बताया बहुत सारी जटिल प्रक्रिया है, मरने की संभावना बहुत है, लेबरियस जॉब है, जटिल प्रक्रिया है। जो भी सरल होगा तो लोक भोग्य होगा, आपके वहां पे किसान और लेबर भी आपको सहयोग दे पाएगा, ठीक है ना। ये वर्मी कंपोस्ट से अच्छा क्यों बना? वर्मी कंपोस्ट में 4 से 6% कार्बन होता है, इसके अंदर 19% प्लस कार्बन चला जाए, कुछ जगह पे कच्छ में 30% तक कार्बन निकला हुआ है। तो मेन कार्बन है, और कार्बन के साथ साथ में कॉपर, मैंगनीज, जिंक, सल्फर, जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन है, वो वर्मी कंपोस्ट में जो होता है उससे कई गुना किस प्रकार बढ़ गया इसके अंदर। तो पौधे को जो जो चीज सारी रिक्वायरमेंट है वो सारी सरल प्रक्रिया से इसके अंदर प्रक्रिया चल रही है। तो ये सस्ता है, सरल है, अति प्रभावी है। उसी गोबर को ज्यादा रिच बना के इस प्रक्रिया से हम लोग खेत में जब उपयोग करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। और इसी के साथ में बाजू में हमने जो प्रयोग किया, अभी 5 दिन पहले ही हमने यहाँ पे फणस लगाया हुआ है, जैक फ्रूट, उसके बीच में कुछ गमलों में हमने देखिए कुछ दिन पहले ही यहाँ पे हमने कॉलीफ्लावर, ब्रोकली वो सब लगाया। बहुत सेंसिटिव फसल है, और वो हम ओपन फील्ड में भी गए साल लगाए थे, तो ओपन फील्ड का अभी साथ में लगेगा पैरेलल। बीच में हमने प्याज लगाया है, लहसुन लगाया हुआ है। इसकी मिट्टी भी आप देख करके, उस प्रक्रिया को देख करके फिर अपन कृषि का सीधा प्रशिक्षण शुरू करेंगे। तो हमारे सारे चीज प्रयोग के अंदर पहले होते हैं और फिर हमारे रिकमेंडेशन होते हैं। कम समय में ज्यादा उत्पादन, ज्यादा गुणवत्ता कैसे मिल सकती है, यही हमारा प्रयत्न रहता है। तो इसके बाजू में आप जो गमले देख रहे हैं, वो गमले भी बहुत अलग टेक्नोलॉजी से बने हुए, उसके अंदर अपने आप मूल का प्रूनिंग हो जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, और हर कोई अपने गौशाला से नजदीक शहर वालों को जोड़ सकते। तुलसी जी है तो गमला बदलने की इसके अंदर झंझट ही नहीं रहेगी, मूल गोल गोल फिरेंगे, अपने आप प्रूनिंग हो जाएगा, और व्हाइट रूट्स अपने आप शूट होंगे अच्छे से, और उत्पादन भी ज्यादा बढ़ेगा, गुणवत्ता भी ज्यादा बढ़ेगी। तो उसके अंदर इसी प्रकार के खाद के कॉम्बिनेशन पॉट मिक्स हम बनाते हैं, ताकि शहर वालों को, कभी क्या होता है कि नॉनवेज से लेके कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के कचरे शहर के गंदगी में होते हैं, और वही हम लोग को तुलसी के गमले में अनजाने में पहुंच जाता है। तो अति पवित्र स्थिति में रहने की जगह पे हम कहां चले जाते हैं। तो हमारी विनती है कि गाय माता को शहर के संग अगर जोड़ना है तो इस प्रकार का खाद तुलसी जी के गमले में होना चाहिए। आपके घर पे हर रोज कुछ औषधि मिले, हर रोज तुलसी जी मिले, हर रोज कुछ फूल मिले, हर रोज नींबू हर रोज आपके घर पे मिले, ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें पूरी तैयार करी। 30 दिन के बाद हमारा इसका डिलीवरी भी शुरू हो जाएगा। तो अहमदाबाद में 800 से ज्यादा किचन गार्डन के लोग गौ कृपा अमृतम का और देशी गाय का खाद का उपयोग कर रहे हैं। इसको बड़े प्रमाण में हम लोग फैलाएंगे। तो गांव से लेकर शहर में हर मन में गाय माता बसनी चाहिए, और सही विज्ञान के साथ में बसनी चाहिए, सही सम्मान के साथ में बसनी चाहिए। यही प्रक्रिया है ना। तो यहाँ पे अपन बाजू में थोड़ा मिट्टी, जिनको देखना है तो यहाँ कर भी मिट्टी देख सकते हैं, फनस वगैरह लगा है, सब दूसरी प्रक्रिया लगा है। तो देख करके अभी अपन पूरा खेती के विषय में बैठेंगे, नहीं तो समय की एक मर्यादा है। एक प्रश्न पूछूं, कितना गौ कृपा अमृतम छिड़का जाता है? जी, इसके अंदर अगर हम पहले बोलते थे कि पानी और गौ कृपा अमृतम दोनों छिड़कना है, लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर हमने इतना एक और अनुभव किया कि पानी डालना ही नहीं है, खाली गौ कृपा ही डालना है। तो 1 टन अगर गोबर तैयार करना है तो 2000 लीटर गौ कृपा धीरे धीरे बारी बारी इसको नमी बना के रखना है, एकदम गीला भी नहीं कर देना है। तो नमी बना के थोड़ा थोड़ा डालते गए तो अपने आप वो बैक्टीरिया गोबर को खा करके वो पाउडर फॉर्म में कर देगा। और इसके साथ में जो निंदाई के बीज आते हैं, આપણે નિંદામણના પ્રશ્નો ગામડે હોય तो ये શું થાય कि गाय का खाने के साथ में निंदाई के बीज आते हैं, वो फिर वहां पे खेत में वो निंदाई का वीड का प्रॉब्लम रहता है। तो इसका सबसे अच्छा काम ये है कि ये बैक्टीरिया निंदाई के बीज को खा करके उसका भी खाद बना देता है। तो वो भी प्रश्न इसके अंदर सॉल्यूशन हो जाता है। तो ठंडा हो गया, क्वालिटी वाला हो गया। 60 दिन में कितना गौ कृपा अमृतम अंदाज? 2000 लीटर 1 टन के ऊपर। अगर आपने ये 19% कार्बन चाहिए, अगर 19% कार्बन नहीं चाहिए तो खाली 200 लीटर डालो और बाकी पानी डाल के गए तो भी हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि
कम से कम जगह में मैक्सिमम उत्पादन के ऊपर हमें भारत को लेके जाना पड़ेगा, तभी किसान और गाय बचेगी। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि 1 टन के ऊपर 2000 लीटर बारी बारी थोड़े थोड़े दिन में छिड़क दो। जैसे गर्मी का सीजन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, ठंड की सीजन है, बारिश की सीजन है तो खाली गौ कृपा थोड़ा थोड़ा नमी बनी नमी बनी रहनी चाहिए। इसको बहुत गीला भी मत करो, सूखा भी मत रहने दो, ठीक है ना। पलटी करने की हाँ, जरूरत इसके नीचे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना, नीचे की मिट्टी और इसको बहुत अच्छा संगम हो जाता है, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन का बिना कारण खर्चे नहीं करना, ठीक है। पलटी करना अगर आपको जल्दी चाहिए तो ट्रैक्टर से अगर आपने पलटी लगा दिया तो भी जल्दी हो जाएगा, तो 60 दिन की जगह पे 50 दिन में भी हो जाएगा, 40 दिन पे भी हो जाएगा। और अगर आपने पूरा साल पड़ा रहने दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर पूरे साल पड़ा रहा और थोड़ा थोड़ा नमी बनाते रहे और साल में एक ही बार खाद डाला तो भी कोई बात नहीं। पूरा साल रखना है तो ये हो गया, उसके ऊपर नया गोबर डालते जाओ, उसके ऊपर नया डालते जाओ, फिर वो बड़ा ढेर हो गया, कोई इश्यू नहीं है। डायरेक्ट बड़ा ढेर नहीं करना है, मात्र गोबर ये प्योर गोबर है ना जी, ताजा गोबर ही है ये प्योर गोबर ही है, ताजा गोबर ही करना है। वो क्यों करना है मैं आपको बैठ के समझाता हूँ, शायद आप सबको खड़ा नहीं रहना पड़े।